हेलो दोस्तों, मैं आशीष चौधरी फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था रसायन विज्ञान के अंदर आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म। और आवर्त सारणी परमाणु गुणधर्म के अंदर हम टॉपिक डाल रखा था, वो डाल रखा था आयनन त्रिज्या। आयनन त्रिज्या के बाद में हमने पढ़ा था कि आयनन त्रिज्या के ही समकक्ष क्या होती है, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी होती है। आयनन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भैया जब किसी आयन से बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो कैपेसिटी होती है और उसके लिए जो आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको हम आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा कहते हैं। आयनन का मतलब हमने समझ लिया था क्या, किसी भी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने या इलेक्ट्रॉन जोड़ने के फलस्वरूप कुछ आयन्स बनते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं, आयनाइजेशन कहते हैं। आयन दो प्रकार के बनेंगे। अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो क्या बनेगा, ऋणायन बनेगा। इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या बनेगा, धनायन बनेगा। ये दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे। उसके बाद में हमने हेडिंग लगाई थी आयनन एंथैल्पी की। एन एंथैल्पी हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी विलगित उदासीन परमाणु द्वारा गैसीय अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको आयनन एंथैल्पी कहा जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इतना? और हमने फिर इसको किससे प्रदर्शित किया था भाई? हमने पढ़ा था कि जो आयनन एंथैल्पी है वो एक ऊर्जा में परिवर्तन है, इसलिए इसको हम डेल से डिनोट करते हैं। ठीक है, डेल इसमें परिवर्तन दिखाना जरूरी होता है। उसके बाद हमने इसको डिनोट किया था किससे? डेल आई एच। आई एच का मतलब होता है एंथैल्पी, आई का मतलब आयनाइजेशन, तो डेल का मतलब हो गया परिवर्तन। यानी डेल आई एच, इसका मतलब हो गया एंथैल्पी में परिवर्तन। एंथैल्पी में परिवर्तन, कौन सी एंथैल्पी? आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन हो। ठीक है भाई। फिर इसका हमने फॉर्मूला देखा था, वो क्या देखा था? किलोजोल मोल इनवर्स, किलोजोल प्रति मोल। एक मोल इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो क्या होती है, आयनन एंथैल्पी होती है। वो सिंपल सा फंडा है। उसके बाद मैंने इसके क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हेडिंग पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी? अनुकार्मिक आयनन एंथैल्पी। है ना, सीक्वेंस में कैसे चलती है, तो हम ये पता होता है कि एक बार में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे हमने मैग्नीशियम सॉरी एल्यूमिनियम प्लस 3 का एग्जांपल लिया था, उसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, वो अलग अलग क्या निकाले थे, अवस्था से निकाले थे। फिर हमने पढ़ा था कि जो प्रथम आयनन एंथैल्पी होती है, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो द्वितीय आयनन एंथैल्पी होती है, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो तृतीय आयनन एंथैल्पी होती है। इस प्रकार आयनन एंथैल्पी का क्या चलता है, क्रम चलता है। चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है, इसलिए उसको हम काउंट नहीं करते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई। ठीक है, तो फिर हमने इसका ऑर्डर पढ़ा था कि भाई सबसे ज्यादा किसका मान होता है, तो तृतीय आयनन एंथैल्पी होती है, उसका मान ज्यादा सबसे ज्यादा होता है, उससे कम सेकंड का, फिर उससे कम प्रथम का। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है? फिर हमने पढ़ा था, एक बार मैं दोबारा जोड़ देता हूँ, एक हमने पढ़ा था आयनन विभव। हमने क्या पढ़ा था? आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है? आयनन विभव होता भी है कि किसी भी आयन से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए जितने विभव की आवश्यकता होती है वो आयनन विभव होता है। आयनन विभव के बारे में मैंने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु क्या होता है, इसका मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये हमने क्या निकाल लिया था, इसकी वैल्यू भी निकाल ली थी लास्ट क्लास के अंदर, ये डिस्कस किया था, ये किया था ना भाई, है ना। आज हम पढ़ेंगे क्या, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। आज हमारी हेडिंग क्या होगी, आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। अब आयनन एंथैल्पी प्रभावित कैसे होगी? आयनन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट क्या था, बस एक इलेक्ट्रॉन निकालना बाह्यतम कोश से, उसके लिए जितनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी वो आयनन एंथैल्पी है। तो ये कैसे क्या प्रभावित होता है वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो आज की हेडिंग क्या लगाएंगे आप? आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर अफेक्टिंग टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है भाई। देखो कौन कौन से कारक हो सकते हैं, तो हमने सिंपल सिंपल से कारण पढ़ने भी। देखो पहला कारण क्या होता है, परमाणु का आकार। परमाणु का आकार, परमाणु का आकार जितना ज्यादा होगा आयनन एंथैल्पी का मान कैसे क्या प्रभावित होगा। अगर आकार छोटा होगा तो आयनन एंथैल्पी कैसे प्रभावित होगी, ये हमें देखना है। सिंपल सा फंडा है, देखो कैसे होता है। पहली हेडिंग क्या लगाएंगे आप, परमाणुीय त्रिज्या या परमाणु आकार। परमाणु आकार
या त्रिज्या। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। क्या होती है एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज क्या होता है? सिंपल सी बात है, जितने ज्यादा कोस होंगे जितने ज्यादा क्या होगा, आकार बड़ा होगा। अब देखो, अगर किसी तत्व में, मान लो ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये आपका क्या है, कोई नाभिक है और इसके चारों तरफ क्या तत्व है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक कोस ये है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है। तो मेरे को एक चीज बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन पे, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा या इस वाले इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा? बताओ देखे, फर्स्ट वाले पे नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा या सेकंड वाले पे नाभिक का आकर्षण ज्यादा होगा? तो भैया फर्स्ट वाले पे ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें क्या है, नाभिक के ज्यादा नजदीक है, इसलिए इस पे क्या होगा, प्रभावी नाभिक का आवेश ज्यादा लगेगा। इसलिए जितना छोटा आकार होता है, अब बताओ इसमें क्या लगेगा, कम आकर्षण लगेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा? या पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा या दूसरे को? दूसरे वाले को निकालना क्या होगा, ज्यादा आसान होगा। इसका मतलब समझ रहे हो आप? जितना बड़ा आकार होगा इलेक्ट्रॉन उतने ही कम बॉन्ड से, कम प्रभाव से क्या रहेंगे, बंधे रहेंगे, इसलिए उसको निकालना इजी, जितना क्या होगा, इतना इजी होगा। और जितना ज्यादा इजी होगा उसके लिए ऊर्जा कितनी होगी, हमें कम चाहिए ज्यादा चाहिए? अगर कोई आदमी ज्यादा कंजूस है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे या कम जो कंजूस है उसके लिए? जिसके पास ज्यादा, मतलब ज्यादा कंजूस है उसके लिए ज्यादा पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो वही बात है, ये ज्यादा थोड़ा कंजूस है इसलिए इसके लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी और इसके लिए कम चाहिए होगी। तो जितना बड़ा आकार होगा उसके लिए ऊर्जा का मान क्या होगा, कम होगा। और ऊर्जा कौन सी है, आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी। तो फर्स्ट वाले के लिए आयनन एंथैल्पी कम होगी या ज्यादा होगी? फर्स्ट वाले के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी, सेकंड वाले के लिए कम। यही है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो आयनन एंथैल्पी है, आयनन एंथैल्पी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आकार के। भाई जितना बड़ा आकार होगा, जितना बड़ा आकार होगा उतनी क्या होगी, आयनन एंथैल्पी कम होगी। इसका हम ये क्या बोल सकते हैं कि आयनन एंथैल्पी जितनी ज्यादा आकार उतना छोटा, जैसे जैसे आकार बढ़ेगा आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा, कम होगा। फटाफट नोट करो इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, प्रभावी नाभिक आवेश। सेम वैसे परमाणु आकार पे ही डिपेंड होता है प्रभावी नाभिक आवेश पे, तो इस पे भी लिख लेंगे दूसरा, प्रभावी नाभिक आवेश। जेड इफेक्टिव, क्या होता है प्रभावी नाभिक आवेश? वही है कि जितना नाभिक के पास ज्यादा आवेश होगा, मतलब परमाणु संख्या जितनी ज्यादा होगी या प्रोटॉन की संख्या जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उतने ही ज्यादा फोर्स से खींचे जाएंगे और उतने ही ज्यादा बल से बंधे रहेंगे। उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा क्या चाहिए, हमें एनर्जी। तो प्रभावी नाभिक आवेश जितना ज्यादा होगा, एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी। भाई जितने ज्यादा प्रोटॉन किसके पास होंगे, जितने ज्यादा प्रोटॉन अपने नाभिक के पास होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, जोर आएगा हमें उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उससे ही बंधा रहता है। इलेक्ट्रॉन किससे बंधा रहता है, उससे बंधा रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा पावर से बंधा रहेगा उतने ही ज्यादा उसको निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए होगी, उतने ज्यादा जोर आएगा हमें। तो प्रभावी नाभिक आवेश यही तो होता है कि प्रभावी नाभिक आवेश का मतलब ये होगा कि जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से कितना ज्यादा बंधा हुआ है, कितने ज्यादा बल से बंधा हुआ है।
ये प्रभावी नाभिक आवेश है। तो जैसे जैसे प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ेगा, नाभिक आवेश जितना ज्यादा बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा, बाहर के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की पावर उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और बाहर का इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा मजबूती से बंधेगा, और उतनी ज्यादा मजबूती से बंधेगा तो आकार तो कम होगा लेकिन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे जेड इफेक्टिव, जेड जो इफेक्टिव है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंथैल्पी के। ठीक है, प्रभावी नाभिक आवेश जितना ज्यादा बढ़ेगा, जैसे वो सिंपल सी बात है, हम डायग्राम पिछले डायग्राम में हमने समझा था। देखो यहाँ पे जितना ज्यादा चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा रूप से बढ़ेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा पावर से खींचेगा और इसलिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उसको निकालने के लिए। तो आकार तो कम हो रहा है लेकिन त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और लिख देंगे, जेड इफेक्टिव होता है वो जितना ज्यादा होगा आकार उतना छोटा होगा, और आकार जितना छोटा होगा तो एंथैल्पी उतनी ज्यादा होगी, एंथैल्पी का मान उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट और लिख देंगे आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट नोट करेंगे इसको। उसके बाद में हम अगला है अपना मुख्य क्वांटम संख्या। तीसरी हेडिंग क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या है उसका मान कैसे प्रभावित करता है इसको। मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है, मैंने शुरू की क्लासों में आपको बताया था। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या वो किससे इफेक्ट करती है, या किससे उसको डिनोट किया जाता है, या क्या बताती है वो बताती है भैया कोस की संख्या को। तो कोस की संख्या जितनी ज्यादा होगी तो एन का मान जितना ज्यादा बढ़ेगा तो उसमें साइज बढ़ेगा या कम होगा। भाई जितने ज्यादा किसी इलेक्ट्रॉन, अब देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, इसको एन से डिनोट किया जाता है। तो एन का मान जितना ज्यादा होगा कैसे होगा, देखो ये एक तो ये कोई तत्व है, इसमें ये के कोस है, एक ये तत्व है जिसके अंदर दो कोस हैं, एक ये तत्व है जिसमें तीन कोस हैं। कितने कोस हैं, के एल एम। तो मेरे को ये बताओ कि जैसे जैसे एन का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे एन का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज बढ़ रही है, जैसे जैसे एन का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज बढ़ रही है। इसका मतलब साइज बढ़ेगी तो एंथैल्पी, हमने पहला कौन सा पढ़ा था, साइज बढ़ते ही एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम। तो मुख्य क्वांटम संख्या जैसे बढ़ेगी आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ते ही क्या हो जाएगी, एंथैल्पी कम हो जाएगी। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है, एन का मान, एन का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या, इस प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एंथैल्पी। जितना बड़ा एन का मान एंथैल्पी उतनी कम, और प्रोपोर्शनल टू आकार, आकार जितना ज्यादा होगा मतलब एन बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा, और एंथैल्पी कम हो जाएगी। एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है भैया। फटाफट इसको नोट करेंगे। तो मुख्य क्वांटम संख्या आकार को बढ़ाती है, आकार बढ़ते ही एंथैल्पी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। फिर अगली हम देखते हैं भेदन क्षमता। अगला हेडिंग क्या लगाएंगे, 4 नंबर, भेदन क्षमता कैसे प्रभावित करती है एंथैल्पी को। नंबर 4, भेदन क्षमता। क्या होती है भैया भेदन क्षमता। भेदन क्षमता कुछ नहीं होती, इलेक्ट्रॉनों को भरने का जो क्रम है, जैसे एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में या डी उपकोष में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कौन से में पहले भरे जाते हैं, कैसे उसकी स्थिति होती है उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, आप देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन एस किस में है, उपकोष में है, या कोई इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में है, या कोई इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में है,
तो उन उपकोषों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अलग अलग प्रकार की एनर्जी चाहिए होगी, अलग अलग मान में। और उस एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं? भेदन क्षमता से डिनोट करते हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा जाएगा, जो उपकोष सबसे ज्यादा नाभिक के पास में है, उसकी आयनन एंथैल्पी का मान उतना ही ज्यादा हो जाएगा। आपको सिंपल सा पता है कि सबसे नजदीक कौन होता है? एस होता है, उसके बाद में पी होता है, उसके बाद में डी होता है, उसके बाद में एफ होता है। इसलिए हम एक डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे देखो, ये नाभिक है, और इस नाभिक के चारों तरफ क्या है? ये उपकोष है, ये एस उपकोष है, ये पी उपकोष है, ये डी उपकोष है, ये एफ उपकोष है। तो वही प्रभावी नाभिक आवेश यहाँ पे काम कर जाएगा। एस के पास ज्यादा नजदीक है तो उसके पास ज्यादा क्या लगेगा? प्रभाव लगेगा। तो वो ज्यादा मजबूती से बंधा रहता है, और ज्यादा मजबूती से अगर बंधा रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया? उसको ज्यादा उससे एस कोष वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए होगी हमें। पी वाले के लिए थोड़ा सा कम, डी वाले के लिए और कम, और एफ वाले के लिए और कम। तो ये भेदन क्षमता होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में भरा हुआ है, उसको भेदने के लिए हमें क्या निकालनी होगी? ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। अब एस उपकोष के पास क्या होता है? आकार भी उसका क्या होता है? बड़ा। लेकिन नाभिक की ज्यादा पास होने के कारण वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें इसका क्रम क्या हो जाएगा? लिखेंगे आयनन एंथैल्पी का क्रम क्या हो जाएगा? एस से पी डी एफ, क्या क्रम हो जाएगा? एस पी डी एफ, ये लिख देंगे आप। वेदन क्षमता का क्रम भी यही होता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वेदन क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंथैल्पी के। हो गया। एस उपकोष के लिए आयरन 3 का मान बहुत ज्यादा होता है, उससे कम पी के लिए होता है, उससे कम डी के लिए होता है, उसके कम होता है। ठीक है, अगली हेडिंग लगाएंगे आप, अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कोष कक्षक। अब ये क्या बोला है भैया? नंबर 5, अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षक। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखो, अगर कोई कक्षक, मान लो पी कक्षक की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, या कोई कक्षक उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, या कोई कक्षक उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो जो 3 है, ये 6 का क्या पूरे कितने आ सकते हैं? 6। अब उसमें आधा कितना है? 3। अगर किसी कक्षक में अर्धपूरित विन्यास है, देखो ये पी कक्षक आपका, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। एक पी कक्षक ये है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और एक कक्षक ये है, 1 2, ये आपका क्या है? P3, ये P4, और ये P6, यही है। तो ये बताया जाता है कि अर्धपूरित और पूर्णपूरित, ये अर्धपूरित है, अर्धपूरित और पूर्णपूरित, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक होते हैं, वो स्थायी कक्षक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन और वो स्थायित्व को प्राप्त होते हैं। तो कोई चीज अगर स्थायी है और उससे इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन क्या होगा? थोड़ा ज्यादा जोर आएगा। एक तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि इसको किस में जाना है? अर्धपूरित कक्षक में जाना है, स्थायित्व की तरफ जाना है। 1 इलेक्ट्रॉन देते ही क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। इसलिए इसके लिए कम एनर्जी चाहिए होगी। लेकिन ये तो पहले से स्थायी है, ये भी पहले से स्थायी है, इनसे इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए ज्यादा जोर आएगा।
तो अर्धपूरित है और पूर्णपूरित कक्षा क्या होते हैं, हमेशा स्थायी होते हैं। और ऐसी स्थिति के अंदर वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और इसलिए आयन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सबसे ज्यादा देखो पूर्णपूरित है, उससे तो और ही ज्यादा जोर आएगा अर्धपूरित से भी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए आयन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्रम बता देंगे आप। सबसे ज्यादा किसके लिए चाहिए, P6 के लिए, उससे कम P3 के लिए, उससे कम P4 के लिए। ये इसका क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। कहने का मतलब अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के लिए आयन एंथैल्पी का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। और पूर्णपूरित और अर्धपूरित में भी पूछे तो पूर्णपूरित का क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, फटाफट नोट करेंगे इसको। कोष्टक में लिख देंगे स्थायित्व के कारण। नोट कर लो फटाफट इसको। फिर अगली हेडिंग लगाएंगे आप परिरक्षण प्रभाव। नंबर 4 का लगाएंगे परिरक्षण प्रभाव। 5 नंबर है क्या, 4 नंबर है, 5 नंबर, 6 नंबर है। क्या हेडिंग लगाएंगे, परिरक्षण प्रभाव। शिल्डिंग इफेक्ट। क्या होती है शिल्डिंग इफेक्ट, क्या होता है शिल्डिंग इफेक्ट, मैंने बता दिया था। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब है क्रोडीय इलेक्ट्रॉनों द्वारा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन की क्या करना, नाभिकीय आवेश या आकर्षण से रक्षा करना। अब जितना परिरक्षण प्रभाव होगा उतनी ज्यादा बाह्यतम कोश से क्या होगी, उसकी रक्षा होगी। और जितना कम प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, या जितना परिरक्षण प्रभाव होगा उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, और जितना प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा उतनी ऊर्जा कम होगी। तो कहने का मतलब परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, आयन एंथैल्पी उतनी क्या होगी, कम होगी। यही बात है, यही बात है ना भाई। जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव होगा, या ऐसे याद कर लो, देखो परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा, ठीक है, तो नाभिक आवेश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नाभिक आकर्षण क्या हो जाएगा, कम। नाभिक आकर्षण कम होने से क्या होगा, आकार बढ़ता है भाई। और हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि आकार जितना बढ़ेगा एंथैल्पी उतनी कम हो जाएगी। भाई जितना ज्यादा आकार होगा एंथैल्पी उतनी कम हो जाएगी। वैसे ही परिरक्षण प्रभाव जितना ज्यादा होगा, नाभिक आवेश क्या हो जाएंगे, कम हो। अरे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, उससे अंदर वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की रक्षा कर रहा है, किससे, नाभिक से। नाभिक पे अब तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, कम बंदा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है ना, क्योंकि प्रभाव सारा किस पे आ गया, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे आ गया, इस पे आ गया, किसका, इस नाभिक का। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रभावी नाभिक के आवेश के, सॉरी, परिरक्षण प्रभाव के कारण नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और नाभिक का आकर्षण कम हो गया तो आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ेगा। और आकार अगर बढ़ेगा तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आयन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कह सकते हैं ना कि परिरक्षण प्रभाव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंथैल्पी के। भाई जितना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव उतनी ज्यादा कम, उतनी कम क्या होगी, एंथैल्पी होगी। शिल्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी कम क्या होगी, एंथैल्पी होगी। जैसे जैसे शिल्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगी, एंथैल्पी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है, फटाफट नोट करेंगे इसको भी। फिर एक हेडिंग और लगाएंगे आप,
जैसे हम आयन एंथैल्पी पढ़ रहे हैं तो आयनों की पढ़ रहे हैं, आयनों की पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो अगली हेडिंग लगाएंगे धनायन का प्रभाव। नंबर 7 हेडिंग लगाएंगे धनायन का प्रभाव। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, इफेक्ट ऑफ कैटायन। एक इफेक्ट बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? इफेक्ट ये बताया था कि जब जब हम धनावेश बढ़ाएंगे तो आकार क्या होता है? छोटा होता है। जैसे जैसे धनावेश बढ़ाएंगे आकार छोटा होता है, और आकार छोटा होगा तो नाभिक के आवेश बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा नाभिक के आवेश बढ़ेगा, तो एंथैल्पी क्या चाहिए होगी? ज्यादा। तो आकार जैसे जैसे कम होगा एंथैल्पी हमेशा बढ़ेगी। और हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि जैसे जैसे धनायन का मान बढ़ता है वैसे वैसे आकार कम होता है, आकार कम होगा तो एंथैल्पी बढ़ेगी। ऐसे ही ऋणावेश की बात करें तो ऋणावेश में आकार बढ़ता है, बढ़ेगा तो एंथैल्पी भी क्या होगी? कम होगी। सिंपल है। तो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, सॉरी या फिर कोई तत्व है, उस पे क्या है? एम प्लस चार्ज है, किसी पे M2+ चार्ज है, किसी पे M+3 चार्ज है। तो इसकी एंथैल्पी का क्रम क्या होगा? इसका क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा किसके लिए होगी? जिसका आकार, जिसपे धनावेश की मात्रा क्या होगी? सबसे कम होगी। उसके लिए एंथैल्पी का मान क्या होगा? सबसे ज्यादा, क्योंकि उसका आकार सबसे छोटा है। भाई जिसके एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होगा उस पे धनावेश भी सबसे ज्यादा होगा, तभी तो आकार उससे सबसे ज्यादा छोटा होगा। इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। ये आपकी एंथैल्पी का क्या हो गया? क्रम हो गया। जैसे जैसे धनावेश बढ़ता है एंथैल्पी का मान बढ़ेगा, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि धनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी। जैसे जैसे धनायन बढ़ेगा एंथैल्पी क्या होगी? बढ़ेगी। बताओ किसी को दिक्कत है? यहाँ तक दिक्कत है क्या? अगर किसी को नहीं है भैया, चलिए आगे देखते हैं। वैसे ही ऋणावेश का देख लेंगे हम। वैसे ही ऋणावेश का देख लेंगे। देखो अगली हेडिंग क्या लगाएंगे आप? 7 नंबर, 8 नंबर। ऋणावेश का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ एनायन। देखो क्या होता है, जैसे ही ऋणावेश का मान बढ़ता है, हमने पढ़ा है जैसे ऋणायन या ऋणावेश का मान बढ़ेगा आकार क्या होता है? बढ़ता है। आकार क्या बढ़ता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि परिरक्षण प्रभाव काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। ऋणावेश और आकार जब बढ़ेगा तो एंथैल्पी क्या का हो जाएगी? कम। एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं जो ऋणावेश है या ऋणायन है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए किसके? एंथैल्पी के। यानी जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव चार्ज है वो एंथैल्पी के क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये कहते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल लेंगे कि कोई भी, जैसे L-1 है, L-1, L-2, L-3, तो इसमें क्रम क्या होगा?
एंथैल्पी का क्रम क्या हो जाएगा? पहले तो इसका आकार का क्रम देखते हैं। आकार का क्या क्रम होगा? तो आकार का क्रम होगा, सबसे बड़ा आकार किसका होगा? L-3 का। तो एंथैल्पी का क्रम क्या हो जाएगा? एंथैल्पी का क्रम क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इसका उल्टा, यानी L-1 की सबसे ज्यादा होगी, L-2 की सबसे ज्यादा होगी, उससे कम होगी, और L-3 की सबसे कम होगी। ये क्या हो जाएंगे? आपके क्रम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऋणावेश बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो एंथैल्पी कम हो जाएगी। बताओ भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? फटाफट नोट करेंगे इसको। हो गया? चलिए, अब ये तो हमारे कुछ मेजर मेजर क्या हो गए, प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब आवर्त सारणी के अंदर हम देखते हैं कि भैया आवर्त सारणी के अंदर अपनी आयनन एंथैल्पी वो कैसे प्रभावित होती है, कि भाई आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएंगे तब बढ़ती है या कम होती है, या ऊपर से नीचे चलेंगे वर्गों में तब बढ़ती है या कम होती है, कैसे क्या सिस्टम होता है, कैसे यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव काम करते हैं, कैसे इसमें कम या अधिकता होती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो मैंने आपको सिंपल से फंडा बताया था कि भाई जो, अगर हम किसी आवर्त सारणी के अंदर, एक बार तो आप हेडिंग लगा लेंगे पहले तो, आवर्त सारणी में आयनन एंथैल्पी, आवर्त सारणी एवं आयनन एंथैल्पी। पीरियडिक टेबल एंड आयनाइजेशन एनर्जी। पीरियडिक टेबल एंड आयनाइजेशन एनर्जी। देखो पीरियड, देखो मैंने आपको बताया था कि 18वां जो ग्रुप होता है, 18वें वर्ग के अंदर क्या होता है, सेकंड 18वें वर्ग के अंदर क्या पाई जाती है? आपकी उत्कृष्ट गैसें पाई जाती है। कौन सी गैसें पाई जाती हैं? उत्कृष्ट नोबल गैसेस पाई जाती है। और मैंने आपको बताया कि नोबल गैसें 18वें ग्रुप में आती है। 18वें ग्रुप का मतलब पी ब्लॉक होगा, और पी ब्लॉक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। मतलब कहने का मतलब पी इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित है, पी उपकोष पूर्ण पूरित है इलेक्ट्रॉनों से। और पूर्ण पूरित कक्षक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, इसलिए ये उत्कृष्ट गैसें हैं, ये जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। तो सिंपल सा फंडा हो गया कि भाई 18वें ग्रुप की आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होना चाहिए, और वही है। तो आप सिंपल सा फंडा लगा देंगे, 18वें ग्रुप, प्यारे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे, सॉरी पॉइंट लगाएंगे, 18वें ग्रुप यानी 18वें वर्ग या उत्कृष्ट गैसों की आयनन एंथैल्पी सर्वाधिक होती है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस ही कहा जाता है। तो मैक्सिमम आयनाइजेशन, या इससे सीधा सीधा लिख दूं या डेल आई एच समझोगे? डेल आई एच का मान
मैक्सिमम डेल एच वैल्यू इज फॉर 18th ग्रुप या इनट गैसेज। ठीक है, तो इनट गैसेज के लिए क्या होता है, आयनन एंथैल्पी का मान सर्वाधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनकी कक्षक क्या होते हैं, पूर्णपूरित होते हैं। लिख देंगे क्योंकि ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रखते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ हैड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्थायी क्या रखते हैं वो, इलेक्ट्रॉनिक। एग्जांपल लिख देंगे इसका एक बढ़िया सा। नियोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 10 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ये हो जाएगा। यानी बाह्यतम कोष क्या है, p6 है। ये आपका s हो गया, 2s हो गया, ये आपका 1s हो गया, और ये आपका क्या हो गया, 2p। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्थायी क्या हो गया, पूर्ण पूरित कक्षक हो गए ना, पूर्ण पूरित स्थायी कक्षक। फुलफिल्ड क्या हो गया, स्टेबल ऑर्बिटल्स हो गए। इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत क्या होगा, मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है हमें, है ना। इसलिए इनका जो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सॉरी, 18वें ग्रुप की जो आपकी क्या है आयनन ऊर्जा, वो सर्वाधिक होती है। समझ में आया कहीं, आ गया सर, समझ में आ गया। अब तो अगर सर्वाधिक 18वें ग्रुप का, तो न्यूनतम फर्स्ट ग्रुप का हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई। अधिकतम अगर 18वें ग्रुप का, तो फर्स्ट ग्रुप क्या है, अस्थायी होते हैं, ज्यादा क्रियाशील होते हैं, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी होता है। इसलिए सोडियम को क्या, आप पढ़ते होंगे छोटी क्लासों में कि सोडियम को किसमें, केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में क्या रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है, ताकि वो रिएक्शन ना कर ले हवा के साथ। क्योंकि वो ज्यादा अति क्रियाशील होता है। क्यों? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी रहता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो क्या कर देगा, क्रिया कर देगा। इसलिए प्रथम ग्रुप वाले तत्व क्या होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं। इसलिए उनके आयन एंथैल्पी का मान क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो 18वें ग्रुप के एंथैल्पी मान सर्वाधिक होता है, तो फर्स्ट ग्रुप का क्या हो जाएगा, यानी प्रथम वही हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस प्रकार अगर क्रम में रखेंगे, तो फर्स्ट ग्रुप में आता है कौन, हेलिना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। तो ये वाला ग्रुप है, इसकी जो आयन एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। 18वां ग्रुप है, हे नेताओं और कर्मचारियों जीवित रहो, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जीनोन, इनकी क्या हो जाएगी, सर्वाधिक हो जाएगी। क्योंकि ये क्या है, अक्रिय है, क्योंकि इनके पास क्या है, पूर्ण पूरित स्थायित्व है। क्या, हाँ जी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसी में, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे कि प्रथम वर्ग यानी फर्स्ट ग्रुप की आयनन एंथैल्पी का मान न्यूनतम होता है। इसलिए ये ज्यादा सर्वाधिक क्या होते हैं, होता है। इसलिए ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। क्यों होते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, इंग्लिश में लिख लेंगे इसको। वैल्यू ऑफ डेल आई एच यानी आयन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर मिनिमम फॉर ग्रुप फर्स्ट, सो दे आर मोस्ट रिएक्टिव, एलिमेंट्स
कैसे होते हैं देखो। देखो होता क्या है, सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं। सोडियम में के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये होगा। दो दो चार दो छः, सॉरी 2p6 होगा ना भैया, 3s1, यही होता है। अच्छा देखो, 1s और 1s2 2s2 को बनाना आवश्यक नहीं है, चलो बना लो एक बार। 1s हो गया, ये आपका 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया, और ये 3s हो गया। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका 1s हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया, सॉरी 2p हो गया, ये 3s हो गया। 1s हो गया, 2s हो गया, 3। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? 3s में है, तो 3s वाले इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देगा ये। भाई 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको इजीली निकाल देगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या कर लेगा? स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। भाई सोडियम Na+ है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालते ही क्या बन जाएगा? ये Na+। Na+ ज्यादा स्थायी होता है किससे? तो स्थायित्व को प्राप्त करेगा ना ये, और ज्यादा स्थायित्व है इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन इजीली क्या दे देगा ये? डोनेट कर देगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिए ना इसके लिए, इसलिए प्रथम ग्रुप वाले तत्व जितने भी हैं उनके लिए जो आयनन के लिए है, उसका मान क्या होता है? बहुत ही कम होता है। प्रथम ग्रुप यानी प्रथम वर्ग के लिए आयनन एंथैल्पी का मान बहुत क्या होता है? कम होता है। अब एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जब हम वर्ग में बाएं से दाएं जा रहे हैं, फर्स्ट से 18th ग्रुप की तरफ जा रहे हैं, तो आकार तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। प्रभावी नाभिक के आवेश के कारण आकार कम हो रहा है, लेकिन आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो अगला पॉइंट ये लिखेंगे हम। ये लिख लिया होगा आपने सबने, एक बार नोट कर लो इसको कि भैया क्यों होता है, क्योंकि एक 3s वाला 1 इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देगा ये। इजीली निकाले तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ेगी नहीं, और ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसका मतलब आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। ठीक है। हाँ जी। कर लिया नोट? चलिए अब देखते हैं आवर्त और वर्ग में। तो आवर्त में क्या होता है? आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं, इधर से इधर, तो आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो अभी हमने देखा कि पहले ग्रुप की न्यूनतम है और 18वें ग्रुप की क्या है? अधिकतम है। इसलिए बाएं से दाएं जाएंगे तो एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि आकार कम होता है। पर आयनन एंथैल्पी का मान आयनन एंथैल्पी का मान बढ़ता है ना। तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट डेल आई एच की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। अब इसके अपवाद हैं कुछ। कैसे हैं अपवाद? देखो कुछ एक्सेप्शन है इसके। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। बेरिलियम है, ठीक है, और बोरोन है। अब ये बताओ, ये बाद में आता है ये पहले आता है? होनी किसकी ज्यादा चाहिए? इस नियम के अनुसार बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बेरिलियम और बोरोन में इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या बात कर रहे हैं हम? डेल आई एच की वैल्यू का मान। डेल आई एच का मान क्या होगा? इससे ज्यादा होगा। क्यों होता है ये भी हम समझ लेंगे, क्यों होता है ये भी समझ लेंगे। देखो बेरिलियम आपका 4 नंबर पे आता है, ये पहला अपवाद है। बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? 4। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 1s2, 2s2।
बोरोन आता है वो कितने नंबर पे आता है? बोरोन कितने नंबर पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन 5 नंबर पे आता है भाई। इससे जस्ट आगे ही तो आएगा बोरोन है। तो बोरोन पे कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 3p1, यही होता है। आप बताओ ये ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होगा नीचे वाले से? भैया नीचे वाले से ऊर्जा यहाँ ज्यादा चाहिए होगी यहाँ। तो ये क्या है? ये पूर्ण पूरित है। और जो क्या है? स्थायी है। इसलिए इसकी आयन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यही कारण है कि बेरिलियम और बोरोन में बाएं से दाएं जाने पे पहले बेरिलियम आता है लेकिन बाद में बोरोन आता है। होना ये चाहिए कि बोरोन की आयन एंथैल्पी का मान ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बोरोन की एंथैल्पी का मान बेरिलियम से क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बेरिलियम के पास पूर्ण पूरित कक्षक वाला क्या है? स्थायित्व है। इसलिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो कक्षक हैं वो अगर वो पूर्ण पूरित हो तो उनके लिए ज्यादा एंथैल्पी का मान होना आवश्यक होता है। ठीक है, यही कारण है कि बेरिलियम का ये प्रश्न आ सकता है आपके कि बेरिलियम की आयन एंथैल्पी का मान बोरोन से अधिक क्यों होता है। यही कारण है कि बेरिलियम की आयन एंथैल्पी का मान बोरोन की आयन एंथैल्पी के मान से क्या होता है? कम, सॉरी ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे पूर्ण पूरित कक्षक का स्थायित्व प्राप्त कर लेता है कौन? बेरिलियम। ठीक है भाई, फटाफट नोट कर लेंगे इसको। फिर एक अपवाद और देखते हैं इसका, अगले पेज पे देख लेंगे। लिख लिया होगा? चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं दूसरा अपवाद। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? कम होता है। किसका मान? डेल आई एच का मान। क्यों होता है ऐसा? देखो नाइट्रोजन कितने नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p3, यही होता है। और ऑक्सीजन होता है उसका 8 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, यहाँ पे p में कितने इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। और यहाँ पे अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे क्या है? 2p। यहाँ पे भी क्या है? 2p। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, 2, 3, 4। तो देखो यहाँ पे 3 है मतलब ये अर्धपूरित है। का स्थाई है ये, क्या है ये? अर्धपूरित कक्षक होने के कारण क्या है? स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे अर्धपूरित और पूर्णपूरित आ जाता है तो अर्धपूरित और पूर्णपूरित के लिए कक्षों के लिए आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि ये स्थायी होते हैं और स्थायी कक्षों से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है? बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वहां पे ज्यादा ऊर्जा चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अरे बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ पे? यही कारण है, लिख देंगे यहाँ पे। नाइट्रोजन के पास अर्धपूरित कक्षक स्थायित्व है। अतः इसकी आयनन का मान, इसकी आयनन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ऑक्सीजन से क्या होता है? ज्यादा होता है। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या भाई? नहीं है भैया? ठीक है, ये दो अपवाद थे। बेरिलियम बोरोन में बेरिलियम की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में होनी तो ऑक्सीजन की चाहिए ज्यादा, लेकिन होती किसकी है? नाइट्रोजन। क्यों होती? क्योंकि नाइट्रोजन के पास अर्धपूरित कक्षक का क्या है? विन्यास है, और उसकी वजह से ये क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है। और स्थायी कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए नाइट्रोजन के आयन एंथैल्पी का मान ऑक्सीजन के आयन एंथैल्पी से मान के क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, और वैसे अगर हम नॉर्मली देखेंगे तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे आयन एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ये दो अपवाद है जहां पे मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है।
चलो फिर हम पढ़ेंगे वर्ग में। तो आज के टॉपिक की लास्ट, आज के क्लास की लास्ट हेडिंग क्या हो जाएगी? वर्ग में। वर्ग में आयनन एंथैल्पी। अब मेरे को ये बताओ कि ऊपर से नीचे जब हम चलते हैं, जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं ग्रुप्स के अंदर, ऊपर से नीचे चलते हैं तो सॉरी, ऊपर से नीचे चलते हैं तो n का मान बढ़ता है। n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या का मान बढ़ता है। n कोषों की संख्या बढ़ेगी और कोषों की संख्या बढ़ेगी तो आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम नॉर्मली ये बोलते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो लिखेंगे वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है, क्योंकि आकार बढ़ता है वहां पे। क्योंकि एन का मान बढ़ेगा, एन यानी ओ कोस की संख्या बढ़ेगी, कोस बढ़ेगी तो ओ क्या बढ़ेगा? आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंथैल्पी का मान कम होता है। बाएं से दाएं जा रहे तो बढ़ रही थी, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कम हो रही है। ठीक है, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पे आकार कम होता है और ऊपर से नीचे आने पे आकार बढ़ता है। ठीक है, अब एक केस में क्या होता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको काम में अलग लेना पड़ेगा। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। 12th क्लास की चैप्टर अपना डी एंड एफ ब्लॉक तत्व, वहां पे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है संक्रमण तत्वों में? क्या होता है संक्रमण तत्वों में? होता है कि जब हम 3D से, ये 3D सीरीज है, ये आपकी 4D सीरीज है, ये आपकी 5D सीरीज है। ठीक है, 3 सीरीज हैं डी ब्लॉक तत्वों में, 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज। तो 3D से 4D जाने पे तो ये रूल का क्या होगा? फॉलो होगा, यानी 3D से जैसे 4D में आएंगे, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तब आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? कम। कहने का मतलब 3D की ज्यादा, 4D की कम, ये होगा। लेकिन जब हम 4D से 5D की तरफ आते हैं तो परिरक्षण प्रभाव काम करने लग जाता है। ठीक है, और परिरक्षण प्रभाव काम करने की वजह से 4D से 5D में आने पे आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। जब हम 4D से 5D में आएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है भाई, आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी कि 4D की ज्यादा होगी या 5D की? तो भैया 5D की ज्यादा होगी, क्योंकि एक्टिनोइड और लेंथेनोइड की क्या हो जाती है यहाँ पे? एंट्री हो जाती है। एक तो ये कारण होता है, और एक्टिनोइड और लेंथेनोइड प्रभाव के कारण आयनन एंथैल्पी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि आकार क्या हो जाता है? कम। और यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ेगा, और परिरक्षण प्रभाव बढ़ने की वजह से आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है भाई, तो ये कुछ प्रभाव थे, यानी जो किसको प्रभावित कर रहे थे? आयनन एंथैल्पी को प्रभावित कर रहे थे। ठीक है, फटाफट नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लास्ट, अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक की। पहली यूनिट अपनी जो आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म, इसमें ये लास्ट क्लास है। इसके बाद वाली, उसके अंदर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि, ऊर्जा, और आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता। ये दो चैप्टर अपने, ये दो टॉपिक अपने बचे हुए हैं। एक संयोजकता वाला टॉपिक बचा हुआ है। 3 टॉपिक मेजरली इस यूनिट के अंदर बचे हुए हैं, फिर हमारी पहली यूनिट है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, किसी को दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक करेंगे, अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करेंगे, और मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।